अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मोहम्मद अवैस इकबाल बायो के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन जो है उसके रिमेनिंग पार्ट्स को। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एयर पैसेज वे के मुख्तलिफ हिस्सों को। जैसे कि हमने नोज के कंसेप्ट को डिस्कस किया, उसमें नेजल कैविटी को पढ़ा, इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स को देखा, नोज के अंदर हेयर्स और म्यूकस के फंक्शन को डिस्कस किया गया। फिर हमने जो है वो फेरेंक्स में ग्लोटस और एपिग्लोटस का फंक्शन जो है वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने लेरेंक्स को पढ़ा जो कि वॉइस बॉक्स था, उसमें वोकल कार्ड को डिस्कस किया कि वो किस तरह से वाइब्रेशन के जरिए साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आज इस टॉपिक को लेरेंक्स के आगे जो है वो हम लेकर चलते हैं। लेरेंक्स के बाद हमारे पास जो हिस्सा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ट्रैकिया का। दर हकीकत जो ट्रैकिया है ये विंड पाइप होता है, हवा को लेकर जाने का और हवा को बाहर निकालने का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ये एक गेटवे है, ये एक पैसेज वे है, इसके जरिए जो है वो हवा गुजरती है, इसके जरिए हवा जो है वो वापस भी आती है। और ये ट्रैकिया जो है इसकी लेंथ हमारी बॉडी में 12 सेंटीमीटर होती है। ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक नाली है। अगर इसकी शक्ल को ड्रा किया जाए, इसको बोर्ड के ऊपर आप देखिएगा कि ये 12 सेंटीमीटर लंबी एक नाली है। इसके अंदर उल्टे सी की तरह के रिंग जो है वो मौजूद है। ये जो उल्टे सी की तरह के रिंग हैं ये कार्टिलेज से मिलके बने हैं। कार्टिलेज आपको पता है कि एक ब्लू वाइट फिल्म एक मटेरियल है हमारे जिस्म में, जो स्केलेटन वाले टॉपिक में आगे जाके आप पढ़ेंगे, जिससे हमारे कान भी बने हैं और ये नाक भी कार्टिलेज से मिलके बना है। तो ये जो उल्टे सी की तरह के हमारे पास रिंग हैं ये कार्टिलेज के बने होते हैं और इनका यहाँ पे जो काम है वो दर हकीकत इस ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, पिचकने से बचाना है। हम कहते हैं कि साइंस जो है वो बड़ी तरक्की कर गई है। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की बल्कि कुदरत की पैदाशुदा जो चीजें हैं साइंस ने ज्यादा उनको कॉपी की है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि हमारे जिस्म के अंदर ये कुदरत की तरफ से एक गिफ्ट था ट्रैकिया वाला कि ये कभी पिचकता नहीं है, ये हवा को गुजरने के लिए रास्ता जो है वो प्रोवाइड करता है। तो हमने इसको जो है वो कॉपी किया, हमने इसको जो है वो क्या किया, कॉपी किया। और कॉपी करके हमारे घरों में सिंक के नीचे जो पाइप होता है हमने वो चूड़ीदार बना लिया। वो पाइप चूड़ीदार इसलिए बनाया गया ताकि वो कभी बंद ना हो, ताकि वो कभी पिचके ना। हमने जो वॉशिंग मशीन के आगे पाइप लगा था वो भी चूड़ीदार बना लिया। वो चूड़ीदार इसलिए बनाया कि वो भी कभी पिचक के बंद ना हो। तो ये ट्रैकिया जो है इसमें उसी पाइप की तरह सी टाइप जो है वो क्या होते हैं, रिंग होते हैं। इसकी लेंथ जो है वो कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर। यही ट्रैकिया नीचे जाके मजीद 2 नालियों में तकसीम होता है। ये ट्रैकिया नीचे जाके ये 2 नालियों में तकसीम होता है। इनके लिए ब्रोंकाई का लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर सिंगुलर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे इनका तो वो ब्रोंकस है, अगर हम जमा के लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ब्रोंकाई है। ये जो ब्रोंकाई यहां पे बनते हैं इनके अंदर कार्टिलेज से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, वो इनको डायलेट रखने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं। ये जो ब्रोंकाई है ये अपनी अपनी साइड वाले लंग्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मतलब अगर इस साइड पे देखा जाए तो यहां पे भी लंग है, यहां पे भी लंग है, तो इधर वाला जो ब्रोंकाई है वो अपनी साइड वाले लंग के अंदर दाखिल हो जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे, मतलब लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में इंटर होगा और राइट साइड वाला जो है वो राइट लंग के अंदर दाखिल हो जाएगा। और जो ही ये ब्रोंकाई अपने अपने लंग्स में दाखिल होती हैं और लंग्स के अंदर इंटर होते ही ये मजीद छोटी नालियों के अंदर डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। और उन छोटी नालियों के लिए हम लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब आप जरा नोट कीजिएगा कि ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकाई थे, जब ये और ये ब्रोंकाई थे, जब ये लंग के अंदर दाखिल हुए तो ये मजीद छोटी छोटी नालियों के अंदर डिवाइड होना शुरू हो गए।
जब ये मजीद छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होते जाएंगे, इनके अंदर कार्टिलेज की मकदार कम से कम होती जाएगी। मजीद छोटे होंगे, मजीद कार्टिलेज कम आएगी, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये इतने छोटे हो जाएंगे कि कार्टिलेज ना होने के बराबर इनके अंदर रह जाएंगे। अब आप जो ब्रोंक्यूल्स हैं जो के बने हैं ब्रोंकाई के डिवाइड होने से, जब वो मजीद तकसीम दर तकसीम होते जाएंगे, जब वो बहुत ज्यादा तकसीम हो जाएंगे, तो आप यहां से एक सेक्शन को उठाइए और उसको बड़ा करके देखिए, तो आपको उस सेक्शन में क्या नजर आएगा। सबसे पहले उस सेक्शन में ऊपर एक पाइप नजर आएगा, उसका नाम जो है एल्वुलर डक्ट है। उस पाइप का नाम जो है वो क्या है, एल्वुलर डक्ट। और एल्वुलर डक्ट जो है ये मजीद इसके नीचे छोटी छोटी थैलीनुमा साख्तें होती हैं। इन थैलीनुमा साख्तों को, ये जो मैंने क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के गुच्छों की तरह की थैलियां बनाई हैं, इनके लिए हम एल्वियोलाई का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मतलब एल्वुलर डक्ट मुंसलिक है हवा की थैलियों के साथ, उनके लिए किसका लफ्ज इस्तेमाल होता है, एल्वुलाई का। इनकी जो अरेंजमेंट है वो लाइक का क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के गुच्छों की तरह की। और ये एल्वुलाई जो है, जरा इसको डिटेल से सुनिएगा, ये एयर पैसेज वे का एक ऐसा हिस्सा है जो जिनकी दीवारें सिंगल सेल्ड थिक होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। और ये स्ट्रक्चर, इनकी दीवारें इतनी बारीक इसलिए होती हैं कि यहां से गैसेस का तबादला जो है वो होना होता है। इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देखिएगा। मैंने ये एल्वुलाई जो है वो बनाए क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह के, उसके ऊपर मैंने ये रेड शेड जो है वो दिया हुआ है। दर हकीकत ये जो रेड शेड है ये कैपिलरीज का गुच्छा है, ये कैपिलरीज होती हैं। और आपको ये भी पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो हमारा ब्लड वाला सिस्टम है, उसमें 3 तरह की नालियां होती हैं, एक आर्टरी, वेन और कैपिलरी। जो कैपिलरीज होती हैं इनकी दीवारें बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, और कैपिलरीज की दीवारें इतनी ज्यादा जब बारीक होती हैं तो यहां से गैसेस का तबादला एल्वुलाई के साथ हो सकता है। अब मैं आपको जरा यहां पे एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं। मैं दोबारा से इस डायग्राम को थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूं। मैं कहता हूं कि ये हमारे पास कैपिलरीज है, ये मैंने कैपिलरीज अलहदा से बना दी। ये जो कैपिलरीज लंग्स के ऊपर होती हैं उनके अंदर ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। आप अपने जहन में कंसेप्ट बना लें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती, जिसमें ऑक्सीजन कम पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर क्या होती है, वाफर होती है। मतलब जहन में रख लें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर कैपिलरीज के अंदर मौजूद है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर है और ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। और एल्वुलाई के अंदर ये कंसेप्ट उल्ट होता है। एल्वुलाई में तो बाहर से हवा, मतलब नोज से होती हुई, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया से होती हुई कहां तक पहुंची है, एल्वुलाई तक। इस हवा में ऑक्सीजन वाफर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है, कमी। तो मैं आपको कहता हूं कि कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा थी, और ये जो एल्वुलाई है इसके अंदर क्या ज्यादा थी, ऑक्सीजन। अब एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो है वो निकलेगी तो किस में चली जाएगी, कैपिलरीज में। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज में ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। और कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर है और एल्वुलाई के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या है, कमी है। तो कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के जो है वो किस में आ जाएगी, एल्वुलाई में। तो ये हो गया जी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का तबादला। 2 दिन से हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे कि इंसानों में गैसेस का तबादला कैसे होता है, तो ये तबादला हुआ है जी। कैपिलरीज के गुच्छे जो हैं वो एल्वुलाई को कवर कर रहे होते हैं। कैपिलरीज की दीवारें भी बहुत ज्यादा बारीक होती हैं, एल्वुलाई की दीवारें भी बहुत ज्यादा बारीक होती हैं। कैपिलरीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर होती है, एल्वुलाई के पास ऑक्सीजन वाफर होती है। अगर कैपिलरीज के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर है तो एल्वुलाई में उसकी कमी होती है, लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैपिलरीज से निकल के किस में आ जाती है, एल्वुलाई में। और एल्वुलाई में वाफर बनने वाली जो मौजूद जो ऑक्सीजन है वो किस में शामिल हो जाती है, ब्लड में, कैपिलरीज में। तो हमारा जो
ब्लड है जो कैपिलरीज के अंदर मौजूद है, जब वो गैसेस का तबादला कर लेता है तो उसका स्टेटस डीऑक्सीजनेटेड से चेंज होके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इस तरह यहां पे गैसेस का जो है वो तबादला होता है। अब हुआ क्या था कि यहां पे दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। एक लफ्ज होता है पल्मोनरी आर्टरी और एक लफ्ज होता है पल्मोनरी वेन। मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट को दोबारा से रिवाइज किया जाए, हालांकि ये 9th क्लास में डिस्कस हुआ था, आपका कंसेप्ट दोबारा से बहाल हो जाए। मैं कहता हूं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इसको डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाई और ऊपर टॉपिक का नाम लिखा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन किसे कहते हैं? जिस्म के अंदर जो ब्लड की तरसील है, जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड मूव कर रहा है, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है सर्कुलेशन। इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर लिया गया। एक का नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन रख दिया गया और एक का नाम पल्मोनरी रख दिया गया। लफ्ज आया था इस टॉपिक में पल्मोनरी। तो पल्मोनरी को मैंने यहां पे जो है वो समझाने के लिए ये स्केच बनाया। पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलेशन की टाइप है जी सिस्टमिक सर्कुलेशन। उसको अगर ब्लड का फ्लो हार्ट और बॉडी के दरमियान हो रहा हो, हार्ट से ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा हो और बॉडी से ब्लड वापस जो है वो हार्ट की तरफ आ रहा हो, लंग्स को छोड़ के, बॉडी पूरी आपने लेनी है, सिर्फ लंग्स को स्किप करना है। लंग्स को छोड़ के जो बॉडी से ब्लड का हार्ट की तरफ जाना और हार्ट से ब्लड का बॉडी की तरफ जाना, लंग्स को छोड़ के, इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमिक। और इस सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, वो हमेशा जो है वो किसके अंदर होता है? आर्टरी के अंदर होता है, आर्टरीज के अंदर होता है। और इसके उल्ट कर लें, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो हमेशा किस में होता है? वेन में। तो ये कंसेप्ट जहन में रख लें कि अगर सर्कुलेशन बॉडी और हार्ट के दरमियान हो रही है, लंग्स को स्किप करके, तो उसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है? आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन उठाकर लेकर जाता है? वेन। मतलब जिस्म से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी की तरफ जा रहा होता है वो आर्टरीज के जरिए जा रहा है, और पूरे जिस्म से जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो वापस हार्ट की तरफ आ रहा होता है, वो किसके जरिए आ रहा होता है? वेन के जरिए। ठीक है जी। अब मैंने हार्ट से जो ब्लड बॉडी की तरफ जा रहा है उसको मैंने रेड कलर से दार कर दिया। मतलब ये ब्लड जो है वो कौन सा है? वो ये ऑक्सीजनेटेड है और ये किसके अंदर मौजूद है? ये आर्टरी के अंदर मौजूद है। और जो जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, ये ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मैंने इसको ब्लू कलर से दार कर दिया। और ये किसके जरिए जा रहा है? वेन के जरिए। इसका मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा मौजूद होता है आर्टरी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा कहां पे होता है? वेन के अंदर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से जाता है पूरी बॉडी की तरफ, और जिस्म से गंदा खून जो है वो वापस किधर आता है? हार्ट की तरफ। कौन लेकर आता है? वेन। ये कंसेप्ट जो है वो हमारे पास उल्ट है। किसके अंदर? जो हमारे पास ये वाली जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, अगर इसको डिस्कस किया जाए, पहले तो इसकी डिफाइन कर लें। वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान में होती है। ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा, लंग्स उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद वापस हार्ट को देंगे। इस सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब इसमें जो कंसेप्ट है ये वाला आर्टरी और वेन वाला ये उल्ट हो जाता है। अब मैंने ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स की तरफ जा रहा था, ये किसके अंदर होता है? ये बेटा जो है वो आर्टरीज के अंदर होता है। मतलब इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में होता है? आर्टरी में। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको मैं लिख रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड, इसको लिख रहा हूं ऑक्सीजनेटेड, ये हमेशा किस में होता है? वेन में। तो अब इधर तो मैंने लिखा था कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस में? वेन में। लेकिन ये कंसेप्ट इधर उल्ट हो गया कि इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा किस में होता है? वेन में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है
वो हमेशा जो है वो किस में होता है, आर्टरी में। लिहाजा फिर इन आर्टरीज और वेन के साथ सर्कुलेशन का नाम भी लिखेंगे, जैसे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। तो अब आप मुझे बताइएगा, जो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी उनके अंदर कौन सा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और जो पल्मोनरी वेन होंगी उनके अंदर कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। आप ये भी कह सकते हैं हमारे पूरे जिस्म में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे का सारा आर्टरीज में होता है, सवाए पल्मोनरी आर्टरी के। जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारे का सारा वेन में होता है, सवाए पल्मोनरी वेन के। तो ये दोनों कंसेप्ट मैंने पल्मोनरी आर्टरी और वेन की वजह से जो है वो दोबारा से आपको क्लियर कर दिए। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको जो है वो और भी क्लियर कर दूं, होता क्या है। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, हमारे पास जो हार्ट है, यहां से जो ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो किसकी तरफ भेजा जाता है, लंग्स की तरफ। और इसको कौन लेकर आता है, इसको पल्मोनरी आर्टरीज लेकर आती हैं लंग्स की तरफ ब्लड को। जब वो पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स की तरफ ब्लड को लेकर आती हैं तो वो तकसीम होके आर्टरियूल्स बनाती हैं, मजीद छोटी नालियां। आर्टरियूल्स तकसीम होके वेन्स बनाती, सॉरी आर्टरियूल जो है वो तकसीम होके कैपिलरीज बनाती हैं। ये सारी कैपिलरीज है, यहां से गैसेस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ये जो कैपिलरीज हैं ये दोबारा जो है जब ब्लड का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाता है तो ये वेन्यूल्स में चेंज हो जाती हैं। जो वेन्यूल्स हैं वो मजीद बड़ी नालियों में चेंज होती हैं, उनके लिए हम पल्मोनरी वेन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और उनके अंदर ब्लड कौन सा आ गया, उनके अंदर जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड आ गया। मैं बेटा दोबारा आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से उठा के लंग्स की तरफ लाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आगे डिवाइड होती हैं, वो आर्टरियूल्स बनाती हैं। आर्टरियूल जो है वो डिवाइड होके आगे क्या बना देता है, वो आगे जो है वो कैपिलरीज बनाती हैं। कैपिलरीज गैसेस का तबादला करती हैं। कैपिलरीज से आगे जो है वो क्या बनता है, कैपिलरीज से आगे जो है वो हमारे पास जो है वो छोटे छोटे वेन्यूल्स बनते हैं। वेन्यूल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, वेन। उस वेन का नाम जो है वो क्या होता है, पल्मोनरी वेन। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के दोबारा जो है वो हार्ट में डाल देते हैं। उम्मीद है बेटा कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने दोबारा पेश होंगे। थैंक यू सो मच।